हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी डिस्कस्ड, और मैंने बोला था कि अगली क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लूँगा जिससे कि एप्लीकेशन क्लियर हो सके। तो आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन पे चलते हैं। और द क्वेश्चन इज सेइंग that a bomb of mass is not given. Let's say a bomb explodes into 3 pieces of mass ratio 1:2:2. The first piece and the second piece fly off in perpendicular directions with velocities, say for example 30 meter per second and let's say 20 meter per second. Find the velocity of third piece and the angle made by this velocity with velocity vector of first piece. Now we are referring first and second as per the ratio given. तो पहले वाले का अगर हम मास m लेते हैं तो सेकंड वाले का मास हमें 2m लेना पड़ेगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी कि इसको किस तरह से हम प्रोसीड करें. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर. तो ये सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं. देखिए, ये मान लीजिए कि वो एक्सप्लोसिव है और ये एक्सप्लोसिव जो है वो 3 फ्रैगमेंट्स में टूटता है जिनके मास रेशियो है 1:2:2, जिसमें 2 जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन दे रहा है. तो मैंने आर्बिट्रली ऐसे इसको डिवाइड कर दिया. देखिए, मैंने 3 पीसेज में. अब मैं मास रेशियो मुझे दिया हुआ 1:2:2, तो मैं मास अज्यूम कर लेता हूँ इसका m, इसका मास मैं अज्यूम कर लेता हूँ 2m और इसका मास अज्यूम कर लेता हूँ 2m. अब मैं वेलोसिटी दिखाता हूँ. इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताइए. इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे ख्याल से 30 मीटर पर सेकंड, और ये जो दूसरा वाला है 30 मीटर पर सेकंड गिवन है. हाँ जी. और जो दूसरा वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है. उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड. तो देखिए, हमने इन दोनों को 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिखला दिया. अब चूंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिए हुए हैं तो बेटर यही होगा, हमें कम रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो हम इन्हीं डायरेक्शंस में अपने एक्स वाई डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं. तो ये हमने ले लिया हमारा एक्स डायरेक्शन, और भैया इधर तो जगह बची नहीं है. चलो, ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया. सो दिस इज़ आवर एक्स एंड वाई डायरेक्शन. लेट्स लेबल देम एक्स. इट्स नॉट विजिबल. तो ये देखिए, हमारा ये एक्स डायरेक्शन ले लिया हमने इसको, और वाई डायरेक्शन ले लिया. तो ये सेटअप बन गया. तीसरे वाले के वेलोसिटी के बारे में हमें बात करनी है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़
देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रॉब्लम में प्रोसीड करें तो एक दो चीज़ें बहुत ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आप सिस्टम किसको अज्यूम करेंगे। देखिए, आपको ऐसा सिस्टम अज्यूम करना है कि सिस्टम के ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं फोर्सेस, जो एजेंट्स, उनको सिस्टम में इंक्लूड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो कौन है, तो ये जो पूरा का पूरा बॉम्ब है हमारा इंटीग्रेटेड, ये हमारा सिस्टम हो जाता है, यानी पार्टिकल M1 M2 M3 तीनों के तीनों कंबाइंड। उसके बाद आता है डायरेक्शन, आप सिलेक्शन कर लें। अगर प्रॉब्लम जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, जैसे मान लीजिए केवल एक्स के डायरेक्शन में ही चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप केवल एक्स डायरेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब यहाँ तो दिख रहा है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम है, तो यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेक श्योर करें कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जो कि यहाँ बिल्कुल है, बिकॉज एक्सप्लोजन इज़ एन इंटरनल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्टिंग ऑन द सिस्टम दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसमें वेक्टर अप्रोच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2D का क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं ना, दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। अब अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो हम क्या कह सकते हैं बताइए, सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों बराबर होंगे। करेक्ट। अब बताइए सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को आप कितना लिखेंगे, तो ऑब्वियसली 0 लिखेंगे कि बॉम्ब तो रेस्ट में पड़ा हुआ था, कोई इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं हुई थी हमें। तो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका मतलब सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी कितना होगा, दैट शुड ऑल्सो बी 0। अब भाई फाइनल मोमेंटम में कौन कौन है, फाइनल मोमेंटम में कौन कौन है बताइए। फाइनल मोमेंटम में एक m है जिसकी वेलोसिटी आप लिख सकते हैं 30i कैप, बिकॉज वो x डायरेक्शन में है। दूसरा है 2m की वेलोसिटी आप लिख सकते हैं 20j कैप, क्योंकि उधर आपने y डायरेक्शन लिया है। और एक तीसरा पार्टिकल 2m है जिसकी वेलोसिटी आपको पता नहीं है, तो आप उसको v3 लिखेंगे, लेकिन इन तीनों का वेक्टर सम होगा 0। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 × v3 जो होगा उसको आप लिख पाएंगे -30i एंड -40j। तो ये आपका 2v3 का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इससे हमारा v3 का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आ जाता है, देखिए बेसिकली पहले v3 का वेक्टर निकालेंगे हम। तो v3 का वेक्टर जो है हमारा कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा -15i -20j, और इसका हमें मोड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा आंसर मेरे ख्याल से 25 आना चाहिए। सो v3 का मैग्नीट्यूड 225 + 400 √, तो ये हमें मिलता है 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार मिलती है। अब आइए इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बताइए अगर हम जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे थे, अगर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम बात करें तो ये जो हमारा वेक्टर है किस डायरेक्शन में आ रहा है बताइए, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वेक्टर, थर्ड क्वाड्रेंट में है v3 हमारा, और इस v3 का x कंपोनेंट 15 है और y कंपोनेंट इसका 20 है। करेक्ट। तो ये थीटा एंगल यहाँ से निकल जाती है। व्हाट इज़ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आती है हमारी 4/3, तो थीटा हमारा आता है 53 डिग्री। करेक्ट। लेकिन आपको तो एंगल निकालना है पहले वाले की वेलोसिटी के साथ, तो पहले वाली वेलोसिटी x की तरफ थी, तो x के साथ एंगल निकालना है, तो आपको बेसिकली ये एंगल निकालना है। तो अगर ये 53 डिग्री है, देन एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v3 वेक्टर कितना बनता है बताइए। 180 में से 53 को माइनस कर दीजिए, सो दैट विल बी 127 डिग्री। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका कोई पार्ट पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर ले चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है उसके लिए पहले मुझे एक डायग्राम दिखाना है आपको। ये एक आई एम सॉरी, ये एक रेक्टेंगुलर प्लैंक है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो कहानी कुछ यूँ है कि दिस इज़ ए स्मूथ सरफेस and this is a plank of mass 320 kg and there is a man over it and the mass of man is say 80 kg and the man is standing at one end of the plank, ठीक है। ये आदमी जो है वो प्लैंक के एक एंड पे खड़ा है और ये प्लैंक बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सो दिस इज़ प्लैंक, ये हो गया बंदा, प्लैंक और बंदे का मास दिया हुआ है और ये एक एंड पे खड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन man's feet and plank such that man does not slip, ठीक है। मतलब आदमी आराम से प्लैंक के ऊपर चल सकता, स्लिप नहीं करेगा। देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड प्लैंक, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इफ़ ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द अदर एंड at the rate of 1 meter per second with respect to plank, find his displacement in next 4 seconds। अगले 4 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अज्यूमिंग कि वो प्लैंक पे ही है, अज्यूमिंग दैट ही रिमेन्स ऑन प्लैंक। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में अभी आपको पता चल जाएगा। तो आदमी की डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है नेक्स्ट 4 सेकंड में, तो बड़ा आसान है यार, ये 1 मीटर पर सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये जो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है ये तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में दी हुई है। जब वो आदमी चलना शुरू करेगा तो प्लैंक में मूव करेगा, बिकॉज प्लैंक इज़ ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। वैसे मैं चलिए आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, हालांकि ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस आदमी की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले अपने बेसिक्स पे आते हैं। बताइए हम सिस्टम किसको सिलेक्ट करें। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से सिस्टम को फ्री चाहते हैं तो हमें सिस्टम किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम। और सिस्टम का सिलेक्शन क्या होगा बताइए। सिस्टम जो हो जाएगा दैट विल बी मैन। मैन को हम m1 लेके चल रहे हैं
प्लस प्लैंक को हम m2 लेके चल रहे हैं, इन दोनों को हमने मिला के सिस्टम मान लिया। अब इन दोनों के बीच में चाहे जो भी फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन का फोर्स हो या किसी भी चीज़ का फोर्स हो, ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स विल बी ज़ीरो। मतलब द नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो। ये एक दूसरे पे लगाएंगे, लेकिन जो भी लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लगाएंगे, तो सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए सिस्टम ले लिया हमने मैन को और प्लैंक को। तो इवन फ्रिक्शन जो होगा, जितना प्लैंक आदमी पे लगाएगा और जितना आदमी प्लैंक पे लगाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप इंटायर सिस्टम पे फोर्स देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ डायरेक्शन हमें एक्स की कंसिडर करनी है, दूसरे डायरेक्शन में मतलब है नहीं हमें। तो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है अगर आदमी और प्लैंक को हम सिस्टम मान लें। अब चूंकि हमें वेलोसिटीज़ की बात करनी, देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर एक्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो है और साथ ही साथ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स भी ज़ीरो है, पी इनिशियल अलोंग एक्स। ठीक है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन भी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि चलने से पहले आदमी भी रेस्ट में था, प्लैंक भी रेस्ट में था। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो। अब आदमी ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं अगर ये सिचुएशन है तो फाइनल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का एक्स के अलोंग, वो भी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ज़ीरो होना चाहिए। अब फाइनल मोमेंटम में किसकी कंट्रीब्यूशन आएगी बताइए। सबसे पहले m1, उसकी वेलोसिटी v1 और फिर दूसरे की वेलोसिटी v2 और उसका मास m2, ये हो गया ज़ीरो। अब यहाँ पे मास ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ मैन दिया हुआ भैया 80 kg। आदमी की वेलोसिटी कितनी है, इसको थोड़ा सा भी हम लोग रखते हैं सस्पेंस में, और यहाँ हम v2 लिखते हैं। अब इसको सस्पेंस में क्यों रखा है ये समझिए। कौन सी वेलोसिटी डालेंगे आप यहाँ पे, क्या आप वहाँ 1 मीटर पर सेकेंड डालेंगे, 1 आई कैप डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो दिख रहा सिस्टम पे, उसी के रेस्पेक्ट की वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को पुट करना है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वेशंस में। आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही सारी वेलोसिटी पुट होगी। ये जो 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये 1 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, प्लैंक के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे प्लैंक तो रुका हुआ है, अरे भैया अभी रुका हुआ है ना। जब आदमी चलना शुरू करेगा तो प्लैंक किधर चलेगा, ये इधर चलेंगे तो प्लैंक इधर जाएगा। आदमी जब चलेगा तो उसको आगे की तरफ जो फोर्स मिल रहा है कैसे मिल रहा है, प्लैंक से। इसका मतलब आदमी प्लैंक पे किधर फोर्स डाल रहा है, पीछे की तरफ। बेसिक फिजिक्स है। आप चल पा रहे हैं क्योंकि प्लैंक आपको आगे फोर्स दे रहा है, तभी तो आप चल पा रहे हैं। उसी का तो यूज़ कर रहे हैं आप, उसी फ्रिक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो बदले में आपने भी प्लैंक पे लगाया, किधर, पीछे, तो प्लैंक भी पीछे चल रहा होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है, ये वेलोसिटी तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी पुट होगी वो कैसे पुट होगी। तो इसके लिए थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी पे आते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी VMP को हम लिख सकते हैं VM माइनस VP, और ये VMP हमको दिया हुआ है 1 आई कैप। तो अगर हमें आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है तो हमें इस 1 आई कैप में किसको ऐड करना पड़ेगा,
हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगी। और प्लैंक की वेलोसिटी हमने मानी है v2, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आप सब्सटीट्यूट करेंगे वेलोसिटी, दैट विल बी 1 कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब आप बोलेंगे सर इसको प्लस में क्यों लिख रहे हो, ये तो पीछे जा रहा था। तो ठीक है, हमने वेक्टोरियली प्लस में लिखा है, अगर ये पीछे जा रहा था तो ये नेगेटिव आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो वेरिएबल है, आप इसमें साइन डालो या नहीं डालो, वो अपना साइन एक्वायर कर लेगा। क्लियर। तो ये जो 1 कैप प्लस वीपी किया, ये समझ में आ गया, बिकॉज वी नीड टू राइट द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी है, यही किसकी वेलोसिटी है बताइए? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी को यहाँ यूज़ करना था हमें। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो अब बताइए क्या आता है। सो इट इज़ 80 कैप प्लस 80 इंटू v2 एंड प्लस ये m2 की जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है बताइए? m2 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m2? इट इज़ 320 kg। तो इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ 320 मल्टीप्लाइड बाई v2 एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें बताइए? हमें मिलता है 400 v2 इज इक्वल टू -80 कैप। तो हमें यहाँ से v2 की वैल्यू क्या मिलती है? हमें मिलती है 1/5 आ रहा है ये, यानी -0.2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये हमारी प्लैंक की वेलोसिटी आ रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, मतलब प्लैंक जिस वेलोसिटी से पीछे को जा रहा होगा। देखो ये नेगेटिव आ गया ना आंसर। अब आप निकालो, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आई एम सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? तो था कितना, अभी कितना था? 1 कैप प्लस v2 था, तो उसको लिखेंगे 1 कैप प्लस v2, जो कि आ चुका है -0.2 कैप। सो दिस इज 0.8 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स कितना आएगा? दैट विल बी डेल्टा एक्स 1 से, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट्स v1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम विच इज़ 4। सो द आंसर इज 3.2 मीटर्स, करेक्ट। तो वेलोसिटी उसी के रेस्पेक्ट में लेना है जिसके रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स आपने 0 देखा है। ये फंडा होता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुट करना है अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को ले रहे हैं तो। क्लियर? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं एंड देन विल वाइंड इट ओवर। तो आखिरी क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लेते हैं। क्या लिया जाए क्वेश्चन? चलिए पॉपुलर क्वेश्चन ही लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगुलर वेज है और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और ये इसका एंगल थीटा है, और इसके ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है। नाउ the mass of cube is given that small m, mass of the wedge is capital M, all the surfaces are smooth, that is all the surfaces are smooth। ये mentioned है क्वेश्चन में। इस पॉइंट को A ले लो, इस पॉइंट को B ले लो, इस पॉइंट को C ले लो।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा हमने, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज माने कैपिटल M व्हेन द ब्लॉक यानी कि स्मॉल m रीचेस, स्लिप करता हुआ पहुंच जाए, रीचेस B, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगेन आइए अपने बेसिक्स से हम चलते हैं। सबसे पहला काम क्या बोला था करने के लिए, आपको बताइए। सबसे पहले बोला गया था कि आप सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए प्रॉपरली। सो व्हाट इज़ द सिस्टम? द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज ब्लॉक एंड वेज। ना जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये वेज पीछे की तरफ जाएगा। देखिए इस ब्लॉक का जो मोमेंटम अक्वायर हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें तो वेज को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन विषय में बात करें तो भी वही है कि वेज जो फोर्स लगा रहा है, देखिए वेज जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, इसका एक कंपोनेंट एक्स में इधर लगेगा, तो यही फोर्स अल्टीमेटली इस ब्लॉक को, है ना, आगे की तरफ है डिस्प्लेस कर रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फिर ब्लॉक भी लगा रहा होगा वेज के ऊपर, तो वेज पीछे की तरफ जाएगा और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो वो हॉरिजॉन्टली ही पीछे जाएगा। तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तक ही कन्फाइंड है, तो बेटर ये हो कि हम इसको एक्स डायरेक्शन में ही सीमित कर दें पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा बताइए? डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन इज हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन, डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन इज एक्स। एक्स माने हॉरिजॉन्टल, हमने हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्स माना है, ठीक है। तो हम ये अपना एक्स और वाई डायरेक्शन लेके चल रहे हैं ऐसे। इधर हम वाई ले रहे हैं वर्टिकल, इधर हम एक्स ले रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग। सो सिंस वी आर कन्फाइंड टू एक्स, देन तो डायरेक्शन कंसिडर कर लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्स के डायरेक्शन में कितना है? 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम? स्मॉल m, और स्मॉल m की वेलोसिटी को, अच्छा अभी हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इक्वेशन मैंने जो दिया था पिछली क्लास में, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी दिया था, वेलोसिटी के लिए भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाते हैं। और एक बात और नोटिस कीजिएगा साथ में कि एक्सटर्नल फोर्स के 0 होने के साथ साथ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी कितना है? 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की वैल्यू भी क्या होगी बताइए? 0 होगी। अभी फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल m इंटू उसकी वेलोसिटी v1 प्लस कैपिटल M इंटू उसकी वेलोसिटी v2, इन दोनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस v1 स्मॉल m वाले की जो v1 वेलोसिटी है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिख सकते हैं। कैपिटल M वाले की वेलोसिटी हम लिख सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट x2
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा m इंटू छोटे m की डिस्प्लेसमेंट प्लस कैपिटल M इंटू उसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये हमें मिल जाएगी 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है, तो मास का वैल्यू तो पहले से डला हुआ है, ये हमें निकालना ही है। दिस इज़ व्हाट वी नीड, तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। अब हम x1 के जगह पे क्या पुट करें, तो देखिए यहाँ जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो लिखना होगा आपको डिस्प्लेसमेंट, वेज के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक बात और, मान लीजिए कि A से B तक का जो लेंथ है वो आपको गिवन है, गिवन AB की लेंथ आपको दी हुई है कैपिटल L। तो कैपिटल L तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया वेज के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें तो केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द इक्वेशन अलोंग x। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा BC, ठीक है। BC की वैल्यू हम निकाल लेंगे लेटर ऑन। BC डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये BC डिस्प्लेसमेंट जो है, रादर CB कह लीजिए, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में। ये तो वेज के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकाले, तो अगेन फिर से रिलेटिव वाले कंसेप्ट पे आ जाइए। तो देखिए ध्यान से, फिर से सुनिए एक बार। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये है CB आई कैप। एम आई क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखिए, आया ऐसे है, आया A से B है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट तो CB है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेज के रिस्पेक्ट में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने रिलेटिव का कंसेप्ट यहाँ लगा दिया। और इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप कितना लिख रहे हैं, हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट विथ ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप लिख रहे हैं x2, आपने x2 लिखा है इसको, ठीक है, ऊपर में। तो अब बताइए, क्या आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको कि इक्वेशन में आपने डेल्टा x1 माना है, क्या उसको आप लिख सकते हो CB आई कैप प्लस डेल्टा x2? ये इक्वेशन को आप यूज़ करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब है ये वाला इक्वेशन, इसके अंदर आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिलेगा m इंटू डेल्टा x1 के जगह हम लिखेंगे CB आई कैप प्लस डेल्टा x2 जो कि हमें निकालना है, प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा x2, और इससे हम डेल्टा x2 कैलकुलेट करके लास्ट में CB की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। सो स्प्लिटिंग इट वी गेट दिस m इंटू डेल्टा x2. Finally, what we are getting is डेल्टा x2 को जब हमने कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ मिला m प्लस m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और दूसरी साइड हमें मिल रहा है नेगेटिव m इंटू CB आई कैप। तो हमारा डेल्टा x2 का जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस m डिवाइडेड बाई
m प्लस एम, नेगेटिव आंसर आ रहा है, साफ साफ दिखला रहा है कि आपका ये जो वेज है ये पीछे जाएगा और यहाँ हमें मिलता है सी बी आई कैप। अब हम इस सी बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम वापस डायग्राम में जाते हैं। एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, सी बी की वैल्यू निकालना है तो सी बी डिवाइडेड बाई ए बी को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम लिखेंगे वहाँ पे, विल राइट सी बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू कॉस थीटा, जहाँ ए बी की वैल्यू एल दी हुई थी। सो व्हाट इज सी बी? सी बी की वैल्यू आएगी एल कॉस थीटा, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेसिकली इस तरह का ट्रायंगल था हमारा, ये एंगल हमारा थीटा था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसकी लेंथ एल थी। तो इसको अपन यूज़ करेंगे। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज डेल्टा x2 which is nothing but displacement of wedge with respect to ground obviously, and that is minus m divided by capital M plus small m, और सी बी की जगह हम लिख देंगे कितना, L cos थीटा इंटू आई का। तो देखिए मैग्नीट्यूड इसका जो है वो आ जाएगा फाइनली माइनस स्मॉल एम एल कॉस थीटा बाई एम प्लस। तो देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है ये। इस तरह से आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। हमेशा याद रखें, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको एक्सटर्नल फोर्स 0 दिख रहा है सिस्टम के ऊपर, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको सारी वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशंस वगैरह पुट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम सेलेक्ट ढंग से कीजिए, ये ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करें कि सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन से फ्री हो, तभी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।